हेलो। मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। देखो आज का टॉपिक जो थोड़ा टेक्निकल है, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में। इंस्ट्रूमेंट पैनल मतलब आपकी कार में जो डैशबोर्ड है जहाँ पे स्पीडोमीटर लगा होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। हेलो, आपको दिख रहा है? स्क्रीन आपको दिख रहा है क्लियर? या दिख रहे? ओके, देखिए ये टॉपिक है आज का। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ये साइंस के बारे में। आपका डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड मतलब जहाँ पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है, इसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर बहुत सारी लाइट्स है। वो लाइट आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ लाइट आपको फॉर एग्जाम्पल बनाई है। रेड में है, कुछ येलो कलर में है, कुछ ग्रीन कलर में है। तो इसको क्लासिफाई किया गया उसके कलर के हिसाब से। तो ये आपको रीड करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आपकी गाड़ी की जो कंडीशन है उसके बारे में बताती है, गाड़ी में जो सिस्टम्स काम कर रही है उसके बारे में आपको बताती है। तो ये रीडिंग, इसको आपको जरूरी है पढ़ना, ताकि आपको पता चले आपकी गाड़ी में कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 3 टाइप की लाइट है, रेड, येलो और तीसरा जो टाइप होता है वो दोनों को मैंने कंबाइन करते हैं, ब्लू और ग्रीन। रेड कलर का जो लाइट है, जब आप इंजन स्टार्ट करोगे, मैं बात कर रहा हूँ की ऑन करने के बाद जब इंजन स्टार्ट होगी तभी, तो जब आप इंजन स्टार्ट करोगे तो कोई भी रेड कलर का लाइट नहीं जलना चाहिए। हम जब की ऑन करते हैं तो सारी लाइट जलती है, येलो लाइट जलती है, रेड लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जलती है। लेकिन इंजन स्टार्ट होने के बाद सारी की सारी लाइट बंद हो जाती है। ये लाइट बंद होनी चाहिए, ये जो लाइट है ये बंद होनी चाहिए। अगर आपकी कार में कोई ऐसा लाइट है कि जो बंद नहीं हो रहा है, मतलब रेड कलर का लाइट है, इंजन स्टार्ट है और फिर भी ये बंद नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो सिस्टम फेल है, वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ओके, तो रेड कलर का कोई भी लाइट चालू गाड़ी में नहीं जलेगा, नहीं जलना चाहिए। अगर कोई भी रेड कलर का लाइट जल रहा है और आप ड्राइव कर रहे हो तो डेंजरस है, तो गाड़ी रोक दो। रेड लाइट में गाड़ी चलाने का नहीं, कोई भी। येलो कलर का लाइट जो रहता है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपको इंफॉर्मेशन बोलता है, आपको अलर्ट करता है। आपको अलर्ट करता है, क्या अलर्ट करता है आपको? कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप ड्राइव कर सकते हो। जल्द से जल्द आप किसी रिपेयर शॉप तक पहुंच के उसको रिपेयर करो। ड्राइव कर सकते हो, लेकिन आपको सावधानी से अलर्ट करेगा, सावधान करेगा येलो साइड। और ब्लू और ग्रीन साइड आपको बताएगा आपका इंडिकेटर चालू है, आपकी गाड़ी में लेफ्ट का इंडिकेटर चालू है। जो भी ग्रीन कलर का साइन है, ब्लू और ग्रीन, हेडलाइट ऑन है, तो ये साइन आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो 3 टाइप की साइन है, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। रेड साइन गाड़ी चलाने का नहीं, येलो अगर कोई भी आता है साइन उसके ऊपर, या कोई भी लाइट जल रहा है येलो, गाड़ी चलाओ, लेकिन स्लोली ड्राइव करो, सेफली ड्राइव करो और जल्द से जल्द उसको रिपेयर शॉप तक पहुंचो। ब्लू और ग्रीन आपको इन्फॉर्मेशन देगी। तो हम लोग एक एक लाइट देखेंगे यहाँ पर। ये देखो, ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मैंने ये फोटो डाला हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। इसमें उल्टा है क्या? इसमें ये जो लिखा हुआ है वो उल्टा है। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में इंजन टैकोमीटर। ये जो एरो है ना, गलत बनाया हुआ है। तो ये स्पीडोमीटर, इसके अंदर टैकोमीटर है। इसमें पीछे देख रहे हैं आपको डिस्प्ले जो दिख रहा है आपको, जिसमें ये पीछे का जो डिस्प्ले दिख रहा है उसमें टेम्परेचर बता रहा है कितना है, देन गाड़ी का एवरेज कितना है, गाड़ी कितना माइलेज दे रहा है वो दिखा रहा है, गाड़ी आज तक कितना किलोमीटर चला वो दिखा रहा है वो, और नीचे घड़ी है, टाइम है। ओके, इसमें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखो, सी और एच लिखा है, ये टेम्परेचर
टेम्परेचर गेज, इंजन टेम्परेचर गेज, हम इसके बारे में और भी डिटेल में आगे जाते हैं। राइट साइड में नीचे बॉटम में जो है फ्यूल गेज। ओके, तो ये रहता है पूरा गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो CH कहाँ पे एक बार और दिखाइएगा क्या? CH और दूसरा टैकोमीटर में भी लास्ट नीचे। देखो देखो ये जो मेरे डिस्प्ले दिखा है ना, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखो C और H लिखा हुआ। लेफ्ट साइड में छोटा गेज है, देखो छोटा गेज। हाँ राइट। वो टेम्परेचर गेज है, इंजन का टेम्परेचर दिखाता है। और भी डिटेल में आपको बताता हूँ आगे। तो एक एक बात करेंगे। पहले बात करें हम लोग स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर ये गाड़ी के स्पीड को दर्शाता है, गाड़ी कितने किलोमीटर स्पीड से चल रही है। किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट है, 40, 60, 80। ओके, तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी का स्पीड क्या है। इसके बाद स्पीडोमीटर के बाद में आता है इंजन आरपीएम मीटर, या इसको टैकोमीटर कहा जाता है। ये आपकी गाड़ी में इंजन जो है वो कौन सी स्पीड में चल रहा है, इसे 1, 2, 3, 4 जो दिया है ना, ये डिजिट को इंटू 1000 करो। तो अगर ये नीडल 1 पे रहेगा तो 1000 आरपीएम में इंजन चल रहा है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, इंजन का स्पीड। 2 पे रहेगा तो 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ऐसा इंजन का आरपीएम है, इंजन का स्पीड दर्शाता है ये। ओके, तो हायर आरपीएम में लो स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी। अगर आपका आरपीएम जा रहा है 3000, 4000, 5000 और गाड़ी आप फर्स्ट गियर पे चला रहे हो तो आप ज्यादा रिस्क कर रहे हो। आपका गाड़ी जैसे ही इंजन स्टार्ट करोगे 1000 आरपीएम पे आता है, ये मिनिमम है, इसका रिक्वायरमेंट है। इंजन स्टार्ट करने का 1000 आरपीएम 1 पे रहेगा। तो इन बिटवीन 1 to 3 के बीच में गाड़ी चलाओ, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। एक्सेल दबाने पे आपका 1 to 3 के बीच में रहेगा तो आपका माइलेज अच्छा चलेगा, कम फ्यूल खाएगा गाड़ी। ओके, तो ये आरपीएम मीटर, या इसको टैकोमीटर कहा जाता है। ओके, इसके बाद में आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर मतलब गाड़ी जैसे आप शोरूम से लेते हो, कंपनी आपको गाड़ी जब भी देती है शोरूम वाला के थ्रू, तो वो 000 रहेगा। वो नीचे जो लिखा है ना 91308, वो 00 रहेगा। फिर आपको बोला जाता है कि 500 किलोमीटर में पहला सर्विस करो। वो कैसे पता चलेगा आपको मेरा गाड़ी 500 किलोमीटर हो गया? तो ये नीचे का रीडिंग 91308 लिखा है ना, ये दिखा रहा है कि आज तक ये गाड़ी 91,308 किलोमीटर चला हुआ है, ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे 500 आएगा तो आपको पता चलेगा मेरा गाड़ी 500 चला है, मेरा गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला है, 20,000 किलोमीटर चला है। ये यहाँ से पता चलता है कि ये गाड़ी आज तक कितना किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। इसको कहा जाता है ओडोमीटर। ओके, ओडोमीटर मतलब कितना किलोमीटर आज तक गाड़ी चला। इसके बाद फ्यूल गेज, आपकी कार की जो टैंक है उसमें डीजल या पेट्रोल जो भी आप फ्यूल भरते हो, ये फ्यूल कितना है, तो यहाँ पर इसका जो ग्रेजुएशन है उससे पता चलेगा। ई मतलब एम्प्टी, एफ मतलब फुल, एम्प्टी एंड फुल। इसके बराबर सेंटर में रहेगा तो हाफ टैंक। आपकी कार की टैंक रहेगी 35 लीटर, 40 लीटर या 65 लीटर, गाड़ी के हिसाब से। अगर ये वैगनर है तो इसका 35 लीटर का टैंक है। एक रिकमेंडेशन ऐसा है कि लेस देन हाफ नहीं रखने का टैंक को आधे से कम नहीं रखने का। हमेशा कार का टैंक, फ्यूल टैंक आपका आधा भरा होना चाहिए, हाफ या उससे ज्यादा। फुल चलेगा लेकिन हाफ से नीचे मत जाने दो। कभी कभी क्या होता है, लोग एम्प्टी में गाड़ी चलाते हैं, ई में एम्प्टी में गाड़ी चलाते हैं। एम्प्टी फ्यूल टैंक में ड्राइव करोगे तो टैंक के अंदर एक पंप है, तो आप अगर ड्राइव करते हो, आप चढ़ान पे चढ़ रहे हो, आप स्लोप पे चढ़ रहे हो या ढलान से नीचे उतर रहे हो, तो उस वक्त पूरा फ्यूल एक तरफ आ गया तो पंप ड्राइव घूमेगा और पंप खराब हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि हमेशा टैंक जो है हाफ या हाफ से ज्यादा रखो फ्यूल गेज। ओके, देन ये देखो, ये फ्यूल टैंक। पहले जो फ्यूल टैंक हुआ करती थी वो ये मेटल की बनती थी, लोहे की, तो उसमें ऐसे अंदर रस पकड़ता था, चोकअप होता था, बहुत दिक्कत आती थी। अभी की गाड़ियों में वजन कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, उसको और शेप, प्रॉपर शेप देने के लिए ताकि कम से कम जगह पे बैठे, तो प्लास्टिक की टैंक बनती है। लेकिन ये प्लास्टिक काफी ड्यूरेबल है और मजबूत होता है, कम से कम आपकी गाड़ी को 10-15 साल तक। सर आपका आवाज चला गया है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। चला दो बेटा।
सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था ना। ये देखो, ये जो राइट साइड में ये टैंक है, गाड़ी का टैंक जो है ना ऐसा दिखता है, ये गाड़ी के नीचे की तरफ फिट होता है। अब पहले ये मेटल की बनती थी, अब ये प्लास्टिक के टैंक बनने लगे ताकि उसको जो मनचाहा शेप दे सके, उसका वेट कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए। इसमें ये जो सेंटर में आपको ब्लैक कलर का यूनिट दिख रहा है, ब्लैक कलर का यूनिट है सेंटर में, देखो इसका सेंटर एग्जैक्ट, ये फ्यूल पंप है जिसमें से पाइप निकलता है। ये पंप है, ये पंप फ्यूल को खींच के आगे इंजन में धकेलता है। अगर ये पंप खराब हो गया तो इसका मिनिमम कॉस्ट है 5,500 से 6,000 रुपये, उसके ऊपर ये बाकी सारे पंप। तो अगर आपका गाड़ी जैसा सब महंगा जाएगा वैसा सब पंप का कीमत जाता है 25 से 30,000 के आसपास। तो याद रखो कि टैंक को हमेशा हाफ रखो या हाफ से ज्यादा रखो। ओके, फ्यूल टैंक के बाद में नेक्स्ट है आपका ये देखो, फ्यूल टैंक जो है आपका, इसको डैशबोर्ड के ऊपर एक रेड कलर का सिंबल आता है। अगर टैंक खाली हो गया, फ्यूल टैंक अगर एम्प्टी होने लगा तो वहां पे रिजर्व में आ जाता है, क्योंकि आपको ऐसा एक सिंबल दिखाता है कि रेड है, गाड़ी मत चलाओ, उसको फ्यूलिंग करो। पहले ये येलो में रहता है, बाद में रेड हो जाता है पूरा टैंक खाली होने के बाद। लेकिन ऐसा आजकल टू व्हीलर में भी रहता है, टू व्हीलर में भी ऐसा सिंबल आता है। तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा सिंबल दिखा रहा है तो आपको फ्यूलिंग करना जरूरी है, गाड़ी में फ्यूल भरो। ओके, मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जस्ट आपका वॉइस आ रहा है। स्क्रीन किसी को दूसरा लोगों को स्क्रीन दिखा है क्या? सर टैंक दिख रहा है, टैंक डिस्प्ले हो रहा है। टैंक दिख रहा है, सिंबल नहीं दिख रहा है आप जो दिखा रहे हैं। टैंक डिस्प्ले हो रहा है ओनली। हाँ, टैंक दिख रहा है। 2 मिनट मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर से इसको करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके सर। अभी आया क्या यस सर, स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, देखिए ये अभी ये गेज आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक लाइट दिख रहा है आपको रेड कलर का। ये लाइट है, फ्यूल आपका कम होगा तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपका फ्यूल लेवल लो है, गाड़ी कभी भी बंद हो सकता है, तो फ्यूलिंग करो, आपको ये इस बारे में बताएगा। ओके, देन ये है टेम्परेचर गेज। तो टेम्परेचर गेज क्या है और क्यों लगाते हैं? तो आपकी कार का जो इंजन है ना, उसका एक वर्किंग टेम्परेचर है 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड की बात करो, फारेनहाइट नहीं है। 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर से ऑलमोस्ट डबल या 2.5 टाइम्स। यस सर। तो ये इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है ना 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टेम्परेचर पे इंजन प्रॉपर काम करेगा, फ्यूल पूरा जलेगा, आपको उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा उसमें। अगर टेम्परेचर इंजन का कम रहा तो वो फ्यूल की जो हीट एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करेगा, तो आपका बहुत सारा एनर्जी हीट लॉस होगा। तो इसलिए ठंडियों के दिनों में देखो, गाड़ी सुबह सुबह जब आप स्टार्ट करते हो ना ठंडियों में, बारिश में, तो जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। जब स्टार्ट हो जाए तो आपको थोड़ा रेस करना पड़ता है गाड़ी को, ताकि इंजन गर्म हो, उसके बाद गाड़ी फास्ट स्टार्ट होती है। तो ये इसलिए क्योंकि उसको वर्किंग टेम्परेचर में आने के लिए टाइम लगता है, बाकी टाइम में नॉर्मल टाइम में बराबर हो जाता है। तो ये इंजन का टेम्परेचर अगर लो हो गया तो ज्यादा फ्यूल खाएगा, और हाई हो गया टेम्परेचर जैसे 95 डिग्री सेंटीग्रेड उसका वर्किंग टेम्परेचर, लेकिन वो बढ़ गया 100, 110, 115 ऐसा चला गया, तो इसके अंदर जो पार्ट है इंजन के अंदर जो मेटल के बने हुए, मतलब एल्यूमिनियम अलॉय के बने, एल्यूमिनियम के बने हुए, कास्ट आयरन के, ब्रास है उसमें, तो ये हीट की वजह से एक्सपांड हो जाएगी। किसी भी मेटल को अगर आप हीट दोगे तो एक्सपांड होगा, तो अगर वो एक्सपांड हो गया ना तो वो एक दूसरे के अंदर ये जाम हो जाएंगे, तो एक दूसरे के अंदर अटक जाएंगे। तो ये पार्ट एक दूसरे के अंदर जाम नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर अटकने नहीं चाहिए, इसलिए इसको ठंडा रखना जरूरी है। इंजन को ठंडा रखा जाता है। जैसे आपके घर में जो एसी लगता है ना, आपके घर में जो आपने एसी लगा के रखा हुआ है, उसमें एक यूनिट जो अंदर लगा है, इंडोर यूनिट,
और एक यूनिट आपका बाहर लगा हुआ, जो आपने विंडो के बाहर लगा के रखा है। तो जो भी हीट घर के अंदर की, वो हीट वहां से लेके वो बाहर जाता है और वहां पे उसको ठंडा किया जाता है। ओके, तो वैसे ही इंजन का जो हीट है उसको भी कम करना है, उसको भी ठंडा रखना है, क्योंकि इंजन में तो फ्यूल चल रहा है तो हीट बढ़ रहा है कंटिन्यूस। तो उस हीट को कम करने के लिए इंजन के अंदर कुछ पैसेजेस बनाए जाते हैं, जिस पैसेजेस पे पानी को सर्कुलेट किया जाता है। ये जो पानी इंजन में सर्कुलेट हो रहा है, ये पानी अंदर की हीट को अब्सॉर्ब करता है, तो पानी गर्म होगा। अब इस पानी को ठंडा करने के लिए गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम करके एक सिस्टम लगाया जाता है, जो इंजन को ठंडा करता है। कूलिंग सिस्टम करके एक सिस्टम है जो इंजन को ठंडा रखता है। तो आपकी कार में जो हेडलाइट है ना, दोनों, आप कार के सामने खड़ा रहोगे, देखोगे दो हेडलाइट के बीच में आपको ग्रिल दिखेगा। ग्रिल, हर कार में ग्रिल है, दो हेडलाइट के बीचों बीच ग्रिल है। इस ग्रिल के पीछे जो जाली लगा है ना, उसके पीछे जहाँ पे एम्बलम लगा होता है, जहाँ पे लोगो लगा होता है, उसके पीछे की तरफ एक रेडिएटर करके यूनिट है, जहाँ पर ये पानी को ठंडा किया जाता है। तो इंजन के अंदर से पूरा हीट एब्जॉर्ब करके पानी आगे आता है और उसको ठंडा करके फिर अंदर भेजता है, जैसे घर में एसी काम करता है वैसे ही। अगर किसी वजह से ये पानी की मात्रा कम हो गई, पानी की मात्रा कम हो सकती है क्योंकि इंजन का टेम्परेचर मैंने बोला 95 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑलमोस्ट करीब है। तो जब आप इंजन चलाओगे तो धीरे धीरे वो स्टीम बन के उड़ जाएगा। तो स्टीम बन के उड़ गया तो पानी की मात्रा कम होगी तो इंजन गर्म हो सकता है। या फिर कभी आपने हैंड ब्रेक पे खींच के रखा, नीचे नहीं किया, हैंड ब्रेक पे गाड़ी चला रहे हो, हैंड ब्रेक आपने खींचा और पूरी तरह से रिलीज नहीं किया तो पीछे का व्हील में ब्रेक पकड़ेगा। ओके, कभी कभी हम क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाते बेवजह, रास्ता खाली है फिर भी हमारा पैर क्लच पे है, तो भी इंजन गर्म हो सकता है। तो किसी कारण की वजह से अगर इंजन गर्म हो गया तो इंजन के अंदर के पार्ट एक्सपांड होकर जाम हो जाएगा और इंजन खराब हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंजन का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो गया? तो जब ये इंजन का टेम्परेचर 90 से आगे निकल जाता है, अब इस प्रकार कोई एक गेज है, पहले आप देखोगे गेज जहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री है, तो ये सेंटर में आएगा तो बराबर। जब आप इंजन स्टार्ट करते हो ना तो लेफ्ट में रहता है, सी में रहता है। जैसे आप इंजन स्टार्ट करोगे धीरे धीरे इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री तक आएगा। 90 से थोड़ा आसपास रहेगा, 90 में थोड़ा आगे पीछे रहेगा क्योंकि मैंने बोला ना तो इंजन का टेम्परेचर 90 या 95 डिग्री के आसपास रहता है। उसकी एक बार ये 90 डिग्री में आ गया, मतलब सी और एच के बराबर बीचों बीच आ गया गेज। उसके बाद आप गाड़ी 10 किलोमीटर चलाओ या 100 किलोमीटर चलाओ, ये मोर देन हाफ पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे वो जाने नहीं देता, क्योंकि आपका सिस्टम काम करे ना इंजन को कंट्रोल करने का, हीट को कंट्रोल करने का। अगर किसी वजह से इंजन का टेम्परेचर बढ़ गया, कोई फॉल्ट आ गया, इंजन का टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये नीडल सेंटर पार करके आगे जाएगा एच की तरफ। आपको क्या देखना है कि आपकी कार का नीडल ये सेंटर में होना चाहिए जब गाड़ी आपका चल रहा है। अगर किसी वजह से ये सेंटर से आगे निकला है, एज की तरफ बढ़ चुका है, मतलब मोर देन हाफ पास चुका है, तो गाड़ी चलाओ मत, गाड़ी साइड में रोक दो, तो क्या आपका इंजन अभी गर्म हो रहा है। बहुत सी गाड़ियों में ये गेज की जगह पे एक लाइट दिया जाता है। गेज की जगह पे ये राइट साइड में एक लाइट दिख रहा है आपको, थर्मामीटर का सिंबल वाला, ये लाइट है। ये लाइट पहले ग्रीन रहता है, थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर है। जब भी टेम्परेचर 95 के ऊपर जाएगा तब ये रेड हो जाता है। रेड हो गया ना, गाड़ी साइड में रोक दो। रेड का मतलब मैंने बोला ना आपको, रेड आएगा तो गाड़ी चलाने का नहीं, गाड़ी साइड में रोक दो। अगर आपके पास एक वैगन आर है, नहीं वैगन से सस्ता गाड़ी अल्टो, उससे सस्ता नैनो, आप एक नैनो चला रहे हो, नैनो, और आपने ध्यान नहीं दिया गेज के पास और इंजन टेम्परेचर बढ़ गया और इंजन जाम हो गया, तो आपको उसका रिपेयर कॉस्ट आएगा करीबन 20 से 25 हजार रुपया मिनिमम। सोचो, मैं बात कर रहा हूँ नैनो, वैगन आर होगा तो 30 हजार रुपया, 30 से 35 हजार। अगर आपके पास स्विफ्ट डिजायर है तो 45,000 तक जा सकता है कॉस्ट। अगर आपके पास फोक्सवैगन का गाड़ी है तो 1 लाख के आसपास जाएगा। स्कोडा, फोक्सवैगन ऐसा गाड़ी आएगा तो 1 लाख के आसपास जाएगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने इंजन पे ध्यान नहीं दिया। ओके, तो हम अभी आप बोलोगे यार तो हम लोग क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको अगले संडे की क्लास में लाइव दिखाऊंगा कि इंजन गर्म हो रहा है तो पानी कहाँ पर चेक करने का, पानी चेक करते हैं क्या प्रिकॉशन लेने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगला क्लास को अटेंड करो। इसी क्लास का समझो वो सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये पानी किधर चेक करने का। ओके, गेज किधर है ये भी आपको दिखाऊंगा।
गाड़ी के ऊपर। इधर तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर, यस। तो आपने सवाल पूछो। देखो मैं पीछे जा रहा हूँ, आपको एक एक स्लाइड दिखाता हूँ। तो इस स्लाइड में आपको कोई सवाल है तो पूछो यहाँ से। इसमें कोई सवाल डाउट है? ये टैको सर, ये टैकोमीटर है ना? हाँ, तो इसमें जब हम गियर चेंज करते हैं तो इसमें उसके हिसाब से कुछ ऐसा आरपीएम बढ़ता है, मतलब लाइक फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ऐसा कुछ मैप है क्या टैकोमीटर से? उल्टा जितना आप गियर बढ़ाओगे ना, ये कम कम होता जाएगा आरपीएम। समझो मैं फर्स्ट गियर पे ड्राइव कर रहा हूँ 40 की स्पीड में, तो इसका आरपीएम लेगा 25, मतलब 2500 आरपीएम। जब मैं सेकंड गियर डालूंगा ना, तो मेरे गाड़ी का स्पीड बढ़ चुका होगा उस वक्त मेरे गाड़ी का स्पीड समझो 40 का होगा या 45 का होगा, ये आरपीएम कम हो चुका होगा, 1500 में आ जाएगा। ओके ओके, समझा? अगर मैं सेकंड गियर में 7 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये सेकंड गियर में 7 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये 4000 आरपीएम करेगा। लेकिन जैसे मैं थर्ड गियर डालूंगा और मेरा स्पीड 60 ही है और मैं थर्ड गियर डालता हूँ, तो ये आरपीएम नीचे 2500 पे आ जाए, मतलब और फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये सर समझा। तो एक्सीलेटर से ये बढ़ेगा, एक्सीलेटर जितना देंगे उससे बढ़ेगा। हाँ, यस यस, बराबर बराबर। ओके, इसमें कोई डाउट है ओडोमीटर में? ओडोमीटर में कोई डाउट है? नो। हम लोग आगे बढ़े। ये ओडोमीटर में सर कोई रीसेट कर सकते हैं क्या ये वैल्यू? ये माल प्रैक्टिस करते कुछ लोग ओके। गाड़ी बेचते वक्त। अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे, आप बोलोगे यार ये गाड़ी तो 91,000 चल चुका है, 1 लाख पे तो इसका लाइफ खत्म हो जाएगा, तो फिर आप सोचते हो ये गाड़ी नहीं लेने का। लेकिन कभी कभी कोई माल प्रैक्टिस करते कुछ लोग, बदमाश लोग, ये इसको 91 को 21, 31 भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन तो गाड़ी शोरूम में सर्विस हुआ है तो पता चल जाता है कि पिछली बार जब ये शोरूम में सर्विस के लिए गया था, जब पिछली बार जब ये डीलर के पास गया था सर्विस के लिए, और उसका 71,000 किलोमीटर था, और आज जब मैं ले रहा हूँ तो पीछे कैसे आ गया, आगे बढ़ सकता है, पिछले जा सकता है। तो इसको हम नहीं सेट कर सकते, थ्योरेटिकली ये सेट नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग माल प्रैक्टिस करके इसको सेट करते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। अगर शोरूम से गाड़ी लेते समय जब वो लोग जीरो करके देते हैं, बट जीरो से पहले भी कुछ चला होगा ना, ये लोग हमें ये लोग ने टेस्ट वेस्ट किया होगा, आई मीन हाँ, तो उसके ना 50, वो तो शोरूम नहीं, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी में जब गाड़ी बनती है ना, जो कुछ ट्रैक टेस्ट वगैरह सब कंपनी में हो जाता है, तो कंपनी जब गाड़ी डिलीवर करती है तब उसको वो जीरो करती है, इसको दे देती है, डीलर को दे देती है। डीलर में गाड़ी रजिस्ट्रेशन से पहले 50 किलोमीटर से ज्यादा चलानी नहीं चाहिए, ऐसा रूल है। 50 किलोमीटर मैक्सिमम डीलरशिप वाले को बोला जाए। अभी डीलरशिप वाला आजकल क्या किया है, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा डीलरशिप वाले को दे दिया है। आरटीओ ने कि आप कर सकते हो, इसको आप ऑनलाइन करो और करो, गाड़ी लाके दिखाने का जरूरत नहीं, नया गाड़ी दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता आरटीओ, तो जो कंपनी की जिम्मेदारी है, न्यू प्रैक्टिस। तो आजकल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी समझो अभी आपने देखा होगा कि टेम्पररी नंबर प्लेट का गाड़ी रास्ते में चलते हुए दिखता है, तो ये गाड़ी समझो नासिक में एक गाड़ी बना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, नासिक में एक गाड़ी बना और वो गाड़ी ड्राइव करके नासिक से दिल्ली जा रहा है, या दिल्ली में बना हुआ गाड़ी दिल्ली से ड्राइव करके बाई रोड वो लोग यहाँ तक ला रहे हैं, तब तक तो वो कम से कम 2000-3000 किलोमीटर चल चुका होगा, तो कस्टमर को कैसे देंगे? तो उस वक्त ये लोग उसको जीरो सेट करते हैं कस्टमर को। कस्टमर को लगता है मेरी गाड़ी चला ही नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी चल चुका होता है 2000 किलोमीटर के आसपास, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली उन्होंने एक करना चाहिए, वो बाई ट्रेन बाई ट्रक में डाल के उसको लाना चाहिए, लेकिन वो लोग पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हैं कुछ डीलर। ओके सर, थैंक यू। ओके, इसमें कुछ फ्यूल गेज में कुछ डाउट है? फ्यूल के बारे में एक बात ध्यान में रखो, आपकी गाड़ी में फ्यूल कौन सा है ये आपको मालूम है, डीजल पे चल रहा है मेरा गाड़ी का, पेट्रोल पे चल रहा है ये आपको पता है, पेट्रोल पंप वाले को नहीं। याद रखो, वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। आपने गाड़ी खड़ा किया ऐसे डिस्पेंसर के पास जहाँ पे अगल बगल में पेट्रोल और डीजल दोनों है, आपका गाड़ी चल रहा है पेट्रोल पे और आपने गलती से उसमें डीजल डाल दिया, तो ये कहा जाता है फ्यूल टेम्परिंग। ऐसी हालत में जैसे आपको पता चलता है फ्यूल गलत डाला जा रहा है,
रोक दो उसको वहीं पे, गाड़ी स्टार्ट करने का नहीं, डाल चुका है तो भी गाड़ी स्टार्ट मत करो। मैकेनिक को बुलाओ, मैकेनिक को उसका टैंक खोल के पूरा फ्यूल निकाल देगा, वो वेस्ट गया फ्यूल, उसको अनयूज, उसको हम नहीं यूज करते। टैंक साफ करेगा और फिर वापस टैंक फिट करेगा और वापस नया फ्यूल डालो उसमें जो उसका है। पेट्रोल तो पेट्रोल, डीजल तो डीजल। आपका लॉस क्या होगा? जो फ्यूल आपने भरा था वो वेस्ट हो गया, वो पैसा 2000-3000 जो भी है, और मैकेनिक उसका चार्जेस लेगा 800-900 रुपया, वो मतलब आपका 4000 में साफ हो जाएगा। लेकिन आपने गाड़ी स्टार्ट कर, थोड़ा चलाया और फिर आपको पता चला गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है, पीछे धुआं मार रहा है, गाड़ी नॉकिंग कर रहा है, तब मैकेनिक आएगा। तब मैकेनिक क्या करेगा? फिर वही काम करेगा, पूरा लाइन खोलेगा, फिल्टर खोलेगा, टैंक खोलेगा। उस वक्त आपको फिल्टर नहीं डालने पड़ेंगे, डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर, ये ना डालना पड़ेगा। हो सकता है आपके इंजेक्टर अगर तक पहुंच गया, आपके इंजेक्टर के लिए फ्यूल पहुंच गया, तो हो सकता है आपके इंजेक्टर डैमेज हो जाए। तो अगर ये पेट्रोल गाड़ी है तो उसके इंजेक्टर सस्ते हैं, 4 सिलेंडर का इंजन रहता है। एक पेट्रोल कार में 4 इंजेक्टर होते हैं जो फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, जिसका कीमत होता है 3000 से 4000 के बीच में, एक इंजेक्टर समझो, मिनिमम 2500 से 3000 के बीच में। तो 4 आपको डालने पड़े तो 12000 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये डीजल गाड़ी है तो उसका एक इंजेक्टर की कीमत मिनिमम 6000 रुपया है, मिनिमम। तो 24 से 25 रुपए के इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर, टैंक क्लीनिंग, फ्यूल, पूरा खर्चा 30,000 के आसपास जाएगा। अगर इंजेक्टर खराब नहीं हुआ तो आपका 12-15 में काम हो जाएगा। इंजेक्टर खराब नहीं हुआ तो फ्यूल और मैकेनिक, लाइन फिल्टर ऐसा गया तो थोड़ा बहुत में आपका बच जाएगा पैसा। लेकिन ध्यान रखो कि गाड़ी में फ्यूलिंग जब करते हो तो पेट्रोल की जगह पेट्रोल, डीजल की जगह डीजल ही होना चाहिए। गाड़ी में बैठे बैठे बोलने का नहीं, फ्यूल डाल, नीचे उतरो और चेक करो। सीएनजी अगर भर रहे हो गाड़ी में तो गाड़ी में से सारे पैसेंजर को नीचे उतारो। गाड़ी में फ्यूलिंग करते वक्त गाड़ी के अंदर बच्चों को, पैसेंजर्स को, किसी को गाड़ी में बिठाने का नहीं, सबको गाड़ी से नीचे उतर के गाड़ी से दूर खड़ा करो। कभी कभी वो टैंक ब्लास्ट हो जाता है फिर उसको प्रेशर भरते वक्त, या कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसके लिए गाड़ी में बैठे पैसेंजर को सीएनजी फिलिंग करते वक्त गाड़ी से नीचे उतार के गाड़ी से दूर खड़ा करना है। ओके, अरे समझ में आ रहा है? यस सर। कनेक्ट हो गया? हाँ यस सर। इसमें नेक्स्ट ये फ्यूल टैंक में, हाँ बोलिए बोलिए। फ्यूल टैंक फ्यूल एम्प्टी होगा तो ये लाइट आएगा, इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर की। इसमें सब पूछो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो इसमें पूछो तो आगे बढ़े। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, अच्छा ये देखो, ये पावर स्टीयरिंग का लैंप है। आपकी कार का जो स्टीयरिंग है ना, इसको इंजन बंद करो, आप ये करके देखो एक बार, इंजन बंद करो। इंजन बंद करके स्टीयरिंग घुमा के देखो, आपको ज्यादा ताकत लगेगी। स्टीयरिंग घुमाने के लिए बहुत ताकत लगेगी आपको, क्योंकि आप जो स्टीयरिंग घुमा रहे हो उसका एनर्जी पीछे नीचे का जो व्हील है उसको घुमाने के लिए काम आ रहा है, तो ताकत ज्यादा लगती है। लेकिन एक बार आपने इंजन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद स्टीयरिंग घुमा तो इंजन एकदम आसान से एक उंगली पे स्टीयरिंग घूमेगा। जो स्टीयरिंग घुमाने के लिए आपको दोनों हाथ से ताकत लगानी पड़ रही थी, तो एक उंगली से होता है। ऐसा क्यों होता है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसा क्यों होता है? करेक्ट हो गया क्या? यस सर। अच्छा, आप में से कोई ये कोशिश करके देखना कि गाड़ी जब भी बंद रहेगा तो स्टीयरिंग घुमा के देखो, दोनों हाथ से घुमाना पड़ेगा। लेकिन इंजन स्टार्ट करने के बाद आप एक उंगली से स्टीयरिंग घुमा सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी गाड़ी में एक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग कहा गया है वो। ये इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग क्या है? तो आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म के ऊपर एक मोटर लगा हुआ है। ये मोटर जब आप स्टीयरिंग लेफ्ट पे घुमा हुए तो वो मोटर भी लेफ्ट पे घूमता है, ताकि आपको हेल्प होता है स्टीयरिंग घुमाने के लिए। आप स्टीयरिंग राइट में घुमाओ तो मोटर भी उसको राइट में घुमाता है। मतलब आपका स्टीयरिंग घुमाने के लिए आपका मूवमेंट के हिसाब से मोटर आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है। इसलिए उसको पावर असिस्टेड स्टीयरिंग कहते हैं, या पावर स्टीयरिंग कहा जाता है, जिससे आपको ताकत कम लगती है स्टीयरिंग घुमाने में। फिर ये मोटर घूमती कैसे है, या उसको कैसे पता चलता है मुझे लेफ्ट पे घूमना है राइट?
कि स्टीयरिंग के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है। आपके स्टीयरिंग का मैकेनिज्म जो है नीचे तक, उसमें एक सेंसर लगा हुआ है। जो सेंसर ये सेंस करता है कि आपने स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाया या राइट में घुमाया, और कितने डिग्री घुमाया। लेफ्ट में 10 डिग्री घुमाया, राइट में 25 डिग्री घुमाया। तो ये डायरेक्शन सेंसर कहते हैं इसको, हम इसको, ये एक सेंसर लगा होता है। दूसरा और एक सेंसर लगा उसमें जो कहा जाता है टॉर्क सेंसर। टॉर्क मतलब ताकत, कितनी ताकत से आप कितना क्विक मोमेंट में आपने कितनी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, 0.2 न्यूटन मीटर, 0.5 न्यूटन मीटर। तो ये दोनों सेंसर सेंस करते हैं कि स्टीयरिंग ड्राइवर ने कौन से डायरेक्शन में कितना डिग्री घुमाया, कितनी ताकत से घुमाया। इस डेटा का वो एक हार्ड डिस्क को भेजते हैं। उस हार्ड डिस्क को प्रोग्राम किया गया, उस हार्ड डिस्क पे प्रोग्राम भर के रखा हुआ है। तो ये हार्ड डिस्क उस डेटा को लेके डिसाइड करता है कि ड्राइवर का स्टीयरिंग कितना घुमाया और मुझे मोटर कितना घुमाना है। और ये हार्ड डिस्क जाके फिर उस मोटर को ऑपरेट करता है लेफ्ट या राइट में। और ये इतना क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है ना, इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आपने स्टीयरिंग घुमाया, जरूर करके मोटर घूमता है। आपने स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाया, मोटर लेफ्ट में घूमेगा। तो इसीलिए अगर जब आपका स्विच बंद रहेगा, आपका गाड़ी बंद रहेगा, तो ये मोटर काम नहीं करता है, ईसीएम ऑफ रहता है, हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है, सेंसर काम नहीं कर रहे, इसलिए आपका स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। ठीक है। या फिर किसी वजह से ये सेंसर खराब हो गए, ये मोटर खराब हो गया, ये हार्ड डिस्क खराब हो गया, इसका प्रोग्राम फॉल्टी हो गया, तो आपका स्टीयरिंग हार्ड होगा। और स्टीयरिंग हार्ड होने से एक्सीडेंट होने की संभावना है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, अचानक स्टीयरिंग बंद हो गया काम करना, पावर स्टीयरिंग काम करना बंद हो गया, आप स्पीड में हो, आपको राइट टर्न मारना है, आप हल्के हाथ से स्टीयरिंग घुमाने जाओगे और स्टीयरिंग घूमेगा ही नहीं, क्योंकि तो स्टीयरिंग जाम हो चुका है। जब तक आप उसको ताकत लगा के घुमाने जाओगे, तब तक तो आपका डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा गाड़ी का, आप गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही ये फॉल्ट आता है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर, आपके स्पीडोमीटर के आसपास एक लाल लाइट जलता है ऐसा स्टीयरिंग का। ये लाल लाइट आपको बता रहा है कि पे अटेंशन, देखो एक्सपेरिमेंटरी मार्क उस पे, पे अटेंशन, स्टीयरिंग में फॉल्ट है। आ रहा है समझ में ये क्या है पावर स्टीयरिंग? रिप्लाई करो प्लीज। यस सर, यस चलिए मुझे आप सुन। यस सर। यस सर। हेलो सर, और एक सवाल है। हाँ समझो हमने गाड़ी खड़ी करके रखी है और तभी स्टीयरिंग हाँ। लूज हो जाएगी, मतलब ढीला लगे, लूज लगती है, हार्ड नहीं लगती है रोलिंग करते समय। कभी कभी समझो हम लोग ने गाड़ी खड़ी करके रखी है पार्किंग में, और समझो हमारी स्टीयरिंग एकदम स्मूथ घूम रही है, तो उसका इंडिकेशन क्या रहता है? हाँ नहीं बराबर है, फिर वो तो स्मूथ घूमना ही मांगता है, लेकिन चाबी निकालने के बाद ये हाँ, smooth नहीं चाबी घूमेगा। जब भी हम लोग ने इंजन स्टार्ट नहीं किया है तभी का बात। नहीं कभी देखो, अभी क्या है, कुछ गाड़ी आपने पहले स्टार्ट करके ऑफ किया होगा ना, स्टार्ट किया इंजन, फिर आपने ऑफ किया इंजन, तो ये स्मूथ लगेगा, क्योंकि अभी तक गाड़ी पूरा बंद नहीं किया आपने, चाबी बाहर निकाला नहीं। एक बार आपने चाबी बाहर निकाल दिया तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर उसका सिस्टम। समझो चाबी बाहर निकाला और ऐसा घुमाया तो लूज लगा, मतलब इजीली मूव हो रहा है, तो क्या इंडिकेशन है उसका? ऐसा होता है क्या कभी? हेलो और कोई डाउट? हेलो। हाँ जी बोलिए ना सर। सर ऐसा होता है क्या कभी? हाँ सर, बोलिए। कभी इंजन ऑफ होता है तो स्टीयरिंग होता लूज है, होता होती है। है क्या? अभी क्या करना चाहिए? नहीं इतना हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर। अगर आपका चाबी बैरल में है क्या, चाबी निकाला है आपने? हाँ, चाबी बैरल में है क्या, निकाल लिया? निकाल लिया है। समझो हमने इंजन स्टार्ट ही नहीं किया है। तो नहीं तो नहीं होना चाहिए स्मूथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर हुआ सर, तो कोई प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर, और सर हम जब चाबी निकाल देते हैं और एक साइड ये स्टीयरिंग कर देते तो वो तो स्टीयरिंग लॉक हो जाता है राइट? हाँ स्टीयरिंग लॉक 3 स्टेज में होता है, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट और सेंटर। ओके सेंटर, आई मीन मैंने तो हमेशा लेफ्ट एंड राइट ही देखा, सेंटर में तो कभी देखा नहीं है। सेंटर में तो हिलता रहता था। सेंटर एक्चुअली हाँ, चाबी निकालने के बाद 1 मिनट।
मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? नो सर। देखिए देखिए अभी देखिए। हाँ यस सर। हाँ अभी बीच में कॉल करते हैं ना ये लोग, जो कॉल किया तो कट जाता है। अच्छा स्टीयरिंग के बारे में क्लियर है ना सबको? स्टीयरिंग के बारे में क्लियर, आगे बढ़ूं? यस सर। ये पावर स्टीयरिंग का लैंप है, मतलब पावर स्टीयरिंग इंडिकेटर कहते हैं इसको, वार्निंग इंडिकेटर। अभी ये है पावर स्टीयरिंग, जो अभी आपसे बात कर रहे थे ना, तो ये समझो आपका ऊपर स्टीयरिंग व्हील है, नीचे वो रॉड है, यहाँ पे देखो टॉर्क सेंसर लगा हुआ है ना, व्हीकल स्पीड सेंसर भी, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है उसका सेंसर, वो तो उसको स्पीडोमीटर से हटाना सही। तो ये मोटर है, तो मोटर स्टीयरिंग को घुमाने में आपको असिस्ट करती है। ये इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ओके देन हाँ ये देखो, ये एक लाइट है येलो कलर का। तो आपको याद है, मैंने आपको बार बार ये बात हो रही कि रेड लाइट आएगा तो क्या करने का, गाड़ी चलाने का, बोलिए। रेड लाइट आएगा तो गाड़ी नहीं चलाने का, नहीं चलाना है। यस कोई भी रेड लाइट आएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। येलो लाइट में क्या करने का, येलो लाइट क्या दिखाएगी आपको? कोई भी येलो लाइट क्या, ड्राइव बट केयरफुली, ड्राइव बट केयरफुली, क्योंकि वो सिस्टम फेलियर है। अब यहाँ पर ऐसा इंजन का सिंबल लिखा है, चेक इंजन ऐसा लिखा होगा, उसके पीछे चेक लिखा होगा या इंजन लिखा होगा या सिर्फ सिंबल होगा, लेकिन ये सिंबल याद रखना ध्यान से, मशीन में जैसा दिखता है। ये इंजन मैनेजमेंट का सिस्टम, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या है कि आपकी कार में जो फ्यूल जल रहा है ना, उससे हम लोग को एनर्जी मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए। तो वो फ्यूल जलने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ये हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर का एयर में से ले रहे हैं। तो 1 लीटर फ्यूल जलने के लिए नॉर्मल सी लेवल के ऊपर, मतलब मैं सी लेवल की बात कर रहा हूँ, समुद्र की सपाटी पर, समुद्र की सतह पर, तो 15 किलो एयर चाहिए। 15 किलो हवा में उतना ऑक्सीजन है जितना 1 लीटर फ्यूल को जला सके। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, सी लेवल से ऊपर जाएंगे हिमालय में, और ऊपर, तो क्या होता है, हवा कम होने लगता है, हवा के अंदर के ऑक्सीजन के लेवल कम होने लगती है। तो उस वक्त हमें 20 किलो हवा लगेगा, 25 किलो हवा लगेगा। तो 1 लीटर फ्यूल जलाने के लिए 15 किलो एयर सी लेवल पे काफी है। अब ये एयर जो सप्लाई हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन कितना है ये गिनना है। हवा अगर ठंडा रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा है उसमें, नीचे समुद्र सतह पर। हवा गर्म होने के बाद वो एक्सपांड हो जाती है। हवा गर्म होने के बाद वो एक्सपांड होने की वजह से वॉल्यूम कम मिलता है। मतलब 1 लीटर बॉटल के अंदर में हवा भरूंगा, ठंडा हवा, तो उसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा कंपेयर टू गर्म हवा, क्योंकि गर्म हवा में क्या होगा, एक्सपांड होने की वजह से एरिया ज्यादा वहां पे एक्सपांड कर लेगा। मेरा बात समझो, थोड़ा टेक्निकल चीजें है, बहुत इजी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंजन के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जो इस बात को ये लोग मेजर करते हैं कि अंदर जो हवा आ रही है फ्यूल जलाने के लिए, उसका टेम्परेचर कितना है। उसको कहा जाता है इंजन टेम्परेचर सेंसर, सॉरी एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर, AIT सेंसर कहते हैं उसको हम लोग, एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर। दूसरा एक सेंसर है, ये गिनता है कि वो जो अंदर आया हुआ हवा है उसमें ऑक्सीजन कितना है, उसके लिए ऑक्सीजन सेंसर है। और एक सेंसर है जो देखता है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है, इंजन टेम्परेचर सेंसर। और एक सेंसर है जो देखता है कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेटर पेडल दबाया, एक्सीलरेटर पोजीशन सेंसर। और एक सेंसर जो देखता है कि इंजन में से कोई नॉकिंग आ रहा है क्या, लोड की वजह से, जिसको कहते हैं नॉक सेंसर। और एक सेंसर जो गिनता है कि जो हवा अंदर आ रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी वॉल्यूम, उसका वजन कितना है। तो इस तरह से इंजन के अंदर मिनिमम 7 सेंसर लगते हैं, मिनिमम, उससे ज्यादा ही लगते हैं बहुत सी गाड़ियों में, ये मिनिमम 7 सेंसर कह रहा हूँ। और ये सारे सेंसर, ये पैरामीटर को, ये सारे डिटेल्स को, ये सारे डेटा को जमा करके एक हार्ड डिस्क के पास सेंड करते हैं। उस हार्ड डिस्क के अंदर एक प्रोग्राम फीड है, इतना के लिए इतना करने का, इतने के लिए इतना करने का, पैरामीटर, सारे पैरामीटर बने हुए हैं। इन सबका डेटा को कैलकुलेट करके वो हार्ड डिस्क के अंदर का प्रोग्राम डिसाइड करता है कि मुझे कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फ्यूल इंजेक्ट होगा, इंजन में सप्लाई होगा और मैक्सिमम फ्यूल का यूटिलाइजेशन मिलेगा। इसको कहा जाता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम।
अगर ये सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गया, कोई एक सेंसर काम नहीं किया, तो ज्यादा फ्यूल जलेगा, अनबर्न फ्यूल बाहर निकलेगा, वेस्टेज निकलेगा, अनयूज फ्यूल, जिससे पॉल्यूशन फैल सकता है, ब्लैक स्मोक करेगा गाड़ी, या कभी कभी गाड़ी पिकअप ही नहीं लेगा, या गाड़ी झटका मारेगा, या गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा, ऐसा कोई ना कोई इंजन में फॉल्ट आएगा। तो अगर आपकी कार में अगर कोई फॉल्ट आया, ये सेंसर खराब हो गया, तो ये लाइट जलेगा। समझ जाओ कि आपके इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम है। आ रहा है समझ में आपको? यहाँ तक? यस सर। हेलो, हाँ, थैंक यू। आप मुझे जब ये रिप्लाई करते हो ना फटके से, तो मुझे पता चलता है कि कोई सुन रहा है, नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया इधर से। अच्छा, अब ये इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आया तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये लाइट जलेगी। ये लाइट जलने के बाद आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन केयरफुली। बहुत सारी गाड़ियों में इन्होंने ऐसा किया है कि अगर ऐसा कोई फॉल्ट आया तो गाड़ी ऑटोमेटिक इमरजेंसी रनिंग में चला जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में चला जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब उस वक्त आप कितना भी एक्सीडेंट बटन दबाओ, गाड़ी 40 के आगे भागेगा नहीं। मैक्सिमम स्पीड रहेगा गाड़ी का 40 किलोमीटर पर आवर, उससे नीचे रहेगा। कितना भी कौन सा भी गियर डालो, कितना भी एक्सीडेंट हो, गाड़ी 40 किलोमीटर ड्राइव नहीं कर पाओगे सेफ्टी के लिए। तो ऐसा भी कुछ गाड़ी में है जिसको कहा जाता है इमरजेंसी मोड। ये ऑटो इमरजेंसी मोड में चला जाता है। अब फिर आपको ऐसा लगेगा मैं एक्सीडेंट दबा रहा हूँ, गाड़ी भागती नहीं रही है, तो वो इमरजेंसी रोड में चला गया। अब आपको तो गाड़ी लेके जानी है उसके डीलर के पास, रिपेयर शॉप में। रिपेयर शॉप वाले के पास एक स्कैनर है, एक लैपटॉप है। उस लैपटॉप के अंदर ये उसका प्रोग्राम पूरा फीड करके रखा है। वो आपकी कार के साथ उसको कनेक्ट करेगा, उसका प्रॉब, और वो स्कैन करेगा। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में कोई वायरस रहेगा तो स्कैन करते हैं, वैसे वो स्कैन करेगा सिस्टम को, और स्कैन करके वो उसका फॉल्ट को पकड़ेगा और दिखाएगा उधर डिस्प्ले पे कि ऐसा ऐसा सेंसर काम नहीं कर रहा। फिर वो मैकेनिक उस सेंसर को रिप्लेस करेगा और ये वापस चालू हो जाएगा। तो ये है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसमें कुछ सवाल है तो पूछो। सर आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये नेक्स्ट, ये है इंजन ऑयल लेवल इंडिकेटर। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड जो है ना, ब्लड, हार्ट उसको पंप करते हैं ब्लड को। ह्यूमन बॉडी के सिस्टम में हार्ट ब्लड को पंप करते हैं, एक सर्टन प्रेशर में पंप करते हैं। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो तकलीफ, लो हो गया तो तकलीफ, तो उसको एक कांस्टेंट प्रेशर में पंप करते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये पंप हुआ ब्लड छोटे छोटे नसों के द्वारा, हमने आर्टिलरी वगैरह जो भी है उसके द्वारा हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचते हैं। जो पार्ट तक नहीं पहुंचा वो पार्ट खत्म हो जाएगा, जिसको ब्लड नहीं सप्लाई हुआ वो पार्ट बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, जब ये पूरे बॉडी में घूमता है ब्लड, उसके साथ में बहुत सारे इंप्योरिटीज लेके आते हैं। ये इंप्योरिटीज किडनी में फिल्टर होती है और वापस ब्लड सप्लाई होना शुरू होता है। तो किडनीज का काम है फिल्ट्रेशन करना, ब्लड, हार्ट का काम है पंप करना, और वेन्स का, आर्टरीज का काम है उसको सप्लाई करना। सेम टू सेम इंजन के अंदर भी एक पंप है जो ऑयल को सप्लाई करता है हर एक पार्ट तक। जहां जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है, जहां जहां पे हीट है, हर पार्ट तक सप्लाई करेगा छोटे छोटे पैसेजेस के द्वारा, कांस्टेंट प्रेशर में 4 to 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक एडिटिव क्या है, यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वॉल लगा के रखा हुआ है जो ह्यूमन बॉडी में नहीं है। कार में एक प्रेशर रिलीफ वॉल है। अगर प्रेशर 4.5 से ज्यादा हो गया तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीफ कर देगा, लेकिन लो हो गया तो तकलीफ है। जैसे ह्यूमन बॉडी में किडनीज है ब्लड फिल्टर करने को, वैसे कार में ऑयल फिल्टर है जो इंजन के ऊपर लगा हुआ है। होता क्या है, पंप करता है ऑयल को खींच के सप्लाई इंजन के अंदर। जितने भी इंजन के अंदर इंप्योरिटीज है, सारी इंप्योरिटीज फिल्टर में फिल्टर होती है, वापस वो ऑयल वापस रिसर्कुलेट करते हैं, जैसे ब्लड रिसर्कुलेट होगा वैसे। तो सेम किडनीज के जैसा पंप फिल्टर करेगा, हार्ट के जैसा उसका पंप ब्लड को पंप करेगा, वैसे ही वो ऑयल को फिल्टर को ढकेल के आगे पंप करता है। अगर ये सिस्टम में, हमारे सिस्टम में किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, वेन्स चोकअप हो गया तो खत्म। सेम कार में फिल्टर खराब हो गया तो इंजन खत्म, पंप काम नहीं किया तो इंजन खत्म, ऑयल सप्लाई नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होता वैसे। वेन्स चोकअप हो गया तो अपना प्रॉब्लम, वैसे इसमें पैसेज चोकअप हो गया तो प्रॉब्लम। तो आपको पीरियडिकली इसका फिल्टर को चेंज करना है, जो आपको बोला गया 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर जो भी बोला है, हर 10,000 किलोमीटर में ऑयल फिल्टर चेंज करो। ऑयल चेंज करो
तो प्रॉपर काम करेगा इंजन। अगर किसी वजह से इसका पंप खराब हो गया, फिल्टर खराब हो गया, जो ऑयल लीक हो गया, तो लो लेवल मिलेगा, तब ये लाइट जलेगी। और ये लाइट लाल कलर का है। ये लाइट आपको बताएगा कि आपका इंजन तो चालू है लेकिन ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है या लो प्रेशर में सप्लाई हो रहा है। लो प्रेशर कब होता है? जब या तो लेवल कम हो जाता है या फिर पंप खराब हो जाता है। तो जैसे ही आपकी गाड़ी में लाइट, क्योंकि अगर आपने चलाया समझ में आ रहा है? इसमें कोई सवाल पूछना है? नो सर। ओके, ये इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लैंप है। देखो ये इंजन है, इसमें ये जो नीचे ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना वो ऑयल है, और नीचे ये स्ट्रेनर है, ऑयल पंप है, ऑयल पंप, ऑयल स्ट्रेनर। लेफ्ट साइड में वो सर्कल वाला दिख रहा है सिलेंड्रिकल ऑयल फिल्टर, और जो येलो कलर में दिख रहे हैं सारे पाइप्स है जो ऑयल को सप्लाई कर रहे हैं हर पार्ट का। तो ऐसे आपकी कार में सप्लाई होता है ऑयल। ओके, हाँ ये लाइट किस बात का बताओगे? हैंड ब्रेक का। ये लाइट देखो, हैंड ब्रेक का लाइट नहीं है। यस आपने अगर हैंड ब्रेक किया तो लाइट लगेगा। हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद तो ये लाइट बंद होना चाहिए, लेकिन लाइट बंद नहीं हुआ तो समझो कि आपका ब्रेक फेल हो गया, क्योंकि आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल लेवल कम हो गया। तो ये एक ही लाइट दो चीजों के लिए काम करेगा, हैंड ब्रेक प्लस ब्रेक ऑयल लेवल। अगर ब्रेक ऑयल ही नहीं रहेगा तो ब्रेक फेल हो जाता है ना, तो दोनों के लिए काम करता है। तो जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो ध्यान रहे कि ये लाइट बंद होना चाहिए। अगर हैंड ब्रेक खींचा तो हैंड ब्रेक नीचे कर दो, हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद ये गाड़ी नहीं, ये लाइट बंद नहीं हो रहा है, गाड़ी चलाओ मत, साइड में लगाओ। तो ये दोनों के लिए काम करता है, हैंड ब्रेक प्लस ब्रेक ऑयल लेवल इंडिकेटर। ओके, हैंड ब्रेक किसकी गाड़ी चलाओगे ना तो इंजन गर्म होकर इंजन जाम हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये है टेम्परेचर गेज, इंजन टेम्परेचर गेज। ओके, और यहाँ से हम लोग जो लेफ्ट साइड में मैंने सर्कल बनाया ना, ये रेडिएटर कैप है, यहाँ से हम लोग पानी भरते हैं इंजन ठंडा रखने के लिए। और राइट साइड में जो टैंक है व्हाइट कलर का, ये ओवरफ्लो टैंक है, यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो का आता है वो इस व्हाइट कलर के टैंक में आता है। तो आपकी कार में ये दोनों भी है, ध्यान से देखना। आपके ट्रेनर को जरूर पूछना कि इसको कैसे चेक करते हैं। ओके, अच्छा, ये लाइट रिप्रेजेंट करता है बैटरी को। आपकी कार में जो बैटरी है इनिशियल स्टोरेज डिवाइस है, जो स्टार्टर मारने के मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के काम आएगी। हेडलाइट, टेल लाइट, हॉर्न, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, म्यूजिक सिस्टम, सबके लिए इधर से ही करंट मिलेगा। इस बैटरी को यूज करूंगा करंट को, तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, मुझे उसको फिर चार्ज करना है, जैसे मोबाइल को हम लोग चार्ज करते हैं। तो इस बैटरी को मैं चार्ज कैसे करूँ? तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए देखो ये बैटरी है और इसको चार्ज करने के लिए एक यूनिट है, अल्टरनेटर। एक यूनिट होता है अल्टरनेटर करके यूनिट होता है। ये अल्टरनेटर करके यूनिट देखो इधर ऊपर लिखा है, देखो अल्टरनेटर, देखो स्टार्टिंग सिस्टम लिखा है ना, उसके नीचे दिख रहा है आपको एरो दिखा है उधर, एक ऊपर बेल्ट के द्वारा घूम रहा है वो, दिख रहा है सबको? येलो के नीचे, येलो कवर के नीचे दिख रहा है क्या? हाँ, ये अल्टरनेटर एक चार्जर है जो इंजन के साथ कनेक्टेड है बेल्ट के द्वारा। तो जब मैं इंजन स्टार्ट करूंगा ना तो इंजन घूमेगा और ये बेल्ट उस अल्टरनेटर को घुमाएगा और अल्टरनेटर करंट प्रोड्यूस करेगा। अल्टरनेटर करंट प्रोड्यूस करेगा और वो बैटरी को चार्ज करेगा। अल्टरनेटर करंट प्रोड्यूस करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका गाड़ी स्टार्ट है, इंजन चालू है, तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो जितना भी गाड़ी डिस्चार्ज होता है ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। तो इसलिए आप ज्यादा दिन तक गाड़ी बंद रखोगे तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। थोड़ा स्टार्ट रखोगे गाड़ी को, 2-4 दिन में एक बार गाड़ी को स्टार्ट करो तो अल्टरनेटर फिर उसको चार्ज कर देगा बैटरी को। तो ये बैटरी चार्जिंग सिस्टम या स्टार्टिंग सिस्टम कहा जाता है इसको। और इसका लाइट ये है, अगर किसी वजह से ये वायर कट गया या अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है तो ये लाइट जलेगा और आपको दिखाएगा कि आपकी गाड़ी का चार्जिंग सिस्टम फेलियर है, गाड़ी चलाओ मत। ओके, इतना लाइट होता है, देखो इतना, इतनी सारी लाइट है। अब ये सारी की सारी आपकी कार में नहीं रहेगी, यदि आपकी कार का मॉडल पे डिपेंड है ये कि आपकी कार में क्या क्या फैसिलिटीज उसके ऊपर डिपेंड है ये सारी लाइट। इसमें बहुत सी लाइट तो हमारे गाड़ियों में नॉर्मल जो हम लोग गाड़ी में उसमें होती नहीं है। तो इतनी लाइट और इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है कौन सा लाइट क्या काम करता है। देखो 64 लाइट दिखाई हुई, 64। इसमें से 8-10 लाइट आपकी कार में तो जरूर होगी।
सबका एक ही यहाँ पर। ओके, पूछना है सर? ये 64 लाइट्स जो है ये आपने दिखाया, इसमें से 8-10 ही होती है अपने इसमें अपने कार में क्या? बाकी सब इसकी गाड़ी ये डिपेंड है आपकी कुछ गाड़ी में आप देखोगे तो ये 20 से 25 भी हो सकता है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स रहता है। तो कार में कितना फैसिलिटी दे रही है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास एक वैगन आर है 2010 की, तो उसके अंदर एबीएस नहीं था उस वक्त। एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये नहीं था उसमें। 2012-13 के बाद में एबीएस आया। 2018 के बाद में तो उसको कंपल्सरी कर दिया कि एबीएस लगाना ही पड़ेगा गाड़ी में। वो यूरो अपना क्या बोल रहे हैं आप उसको, भारत स्टेज 4 BS4 की गाड़ियां जो थी उसमें एबीएस कंपल्सरी हो गया। तो अभी जिस गाड़ी में एबीएस रहेगा उसमें लाइट रहेगा। अभी आपकी गाड़ी में एबीएस नहीं है तो नहीं रहेगा। एबीएस से भी एक एडवांस सिस्टम है, एबीएस से भी एक सिस्टम एडवांस है जिसे कहा जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, TCS। तो ये शादी गाड़ी में है ही नहीं है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। आपकी गाड़ी अगर 6, 7, 8 लाख की है तो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है उससे। 10 लाख के ऊपर की गाड़ी में है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ये डिपेंड है आपकी कार के ऊपर कि आपकी कार में क्या फैसिलिटीज दी है, आपने कौन सी फैसिलिटीज ली है। अरे समझ में? यस सर। हाँ सर, यस सर। सर हेलो। हेलो, हाँ सर, मुझे एक डाउट है। अगर अभी हम लोग ने अगर 10-15 दिन अगर गाड़ी नहीं चलाई तो बैटरी लाइट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना? मतलब खराब हो सकता है ना, मतलब गाड़ी में बताता हूँ आपको। बैटरी का लाइफ है ना वैसा, आपकी कार के बैटरी की लाइफ कैसी है, मैक्सिमम हम लोग को मिलता है 6 ईयर वारंटी, 6 साल का बैटरी। 6 ईयर वारंटी में समझो 3 साल, 6 ईयर मतलब 72 मंथ का। ओके, 6 ईयर 5 ईयर्स वारंटी समझो, 5 ईयर वारंटी का बैटरी है। 5 ईयर वारंटी का बैटरी अगर रहेगा तो 60 महीने का वारंटी, 60 महीने में 40 महीना रिप्लेसमेंट वारंटी। कुछ भी होने दो आपकी बैटरी, कंपनी उसको फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेस करके दी। आगे का 20 महीना एक्सटेंडेड वारंटी, उसमें उसका आपको कुछ 75% वो कंपनी देगी, 20 ईयर्स आपको भरना पड़ेगा। ऐसा उसका डिप्रिसिएशन होता है उसका। ओके, तो अगर एक बैटरी है ऐसी जो आपने अच्छा क्वालिटी का लिया हुआ है, 1 महीने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट करो तो हो जाता है, क्योंकि बैटरी नया है यार। जैसे जैसे हम बैटरी को यूज करेंगे उसका लाइफ कम हो जाएगा ना, तो उसका वो स्टैंडिंग कैपेसिटी जो है उसका आइडियल स्टैंडिंग कैपेसिटी वो कम होती जाता है। अभी एक बैटरी जो है ना वो है 18 महीने वारंटी, 18 मंथ वाला वारंटी वाला बैटरी आता है। ये बैटरी आप 15 दिन भी नहीं रखोगे तो बैटरी फुल डिस्चार्ज, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, तो अगर सर किया कैरेंस, अगर कोई गाड़ी ऐसा किया कैरेंस है, वो न्यू अगर लिया है किसी ने, तो फिर उसकी भी मतलब बैटरी अगर थोड़े दिन नहीं चलाएंगे खराब हो जाएगी कि वो तो न्यू वाला है तो इतना खराब नहीं होगा? गाड़ी पे भी डिपेंड अगर न्यू बैटरी, अभी आपका बैटरी दिया कैरेंस, आपका जो गाड़ी है ना वो काफी हाई एंड मॉडल है। उसका बैटरी भी मेरे ख्याल से ड्राई सेल बैटरी है, उसका मेटल स्टील बैटरी है। आप 1 महीने के बाद ट्राई मारोगे तो भी चालू हो जाएगी। अगर बैटरी का लाइफ 1.5 साल के अंदर है तो 1.5 साल के अंदर की गाड़ी है तो ओके, तो 1-1.5 साल आपको कुछ देखना नहीं, 1 महीना तक भी आपका बैटरी ओके रहेगा। आपको पता है लॉकडाउन में लोगों की गाड़ियां 6-6 महीना खड़ी थी, पूरा बैटरी पूरा खत्म हो गया था सब लोगों का। वही सबका वैसे ही है, इवन 2 व्हीलर का भी खत्म हो गया। तो आपकी गाड़ी का बैटरी तो अच्छा है, 15-20 दिन एक बार स्टार्ट करो एटलीस्ट, तो बाकी सब वर्किंग कंडीशन में रहेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, समझ में आ रहा है? नए लोग कौन है? नए लोग फर्स्ट डे मेरा ऐसा मैं फर्स्ट टाइम मैं भी न्यू हूं। मैं भी सर वेलकम, थैंक यू आपने टाइम दिया। एक रिक्वेस्ट आपसे सब लोगों से ना कि आप लोग थोड़ा ना बराबर 1 बजे कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ। यस सर। क्योंकि बाद में अगर कोई आता है तो उसको यहाँ पे नहीं ले पाता। मेरे अभी मैंने स्क्रीन मेरा चालू है तो अभी एंटर नहीं कर पा रहा। तो मैं अगले संडे का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, मैं आपको लाइव उसको दिखाऊंगा गाड़ी को। ओके, तो अगले संडे बराबर 1 बजे जुड़ जाओ, मुझे टाइम देना पड़ा 5-10 मिनट का सेट करने के लिए सब कुछ। शुरू कर दो।
ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू नोट सर, कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।